तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हाजिर हूं आपके लिए एक दो नहीं बल्कि 9 कहानियां लेकर, जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था। तो ठीक इन कहानियों को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने से पहले मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम आफरीन है। मैं मुंबई में रहती हूं, पर 2 साल पहले से कानपुर शहर में। यहाँ घर पर होने की वजह से अब मुझे मुंबई बहुत ही कम जाना होता है। तो ठीक जो किस्सा मैं आपको बताने जा रही हूं वो कुछ ही दिन पहले मेरे और मेरी दीदी के साथ हुआ है। वैसे मैं आपको अपने घर का नक्शा बता देती हूं। हमारे घर में 2 कमरे आगे की तरफ और बीच में एक हॉल है, फिर एक किचन और 2 कमरे पीछे की तरफ हैं। और ठीक जो कमरे पीछे की तरफ हैं उनमें एक स्टोर रूम है और एक मेरे भाई भाभी का बेडरूम, जो कि अक्सर बंद ही रहता है क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं। खैर, किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि वो जो चीज है उसे मेरी और मेरी बड़ी बहन ने कई बार अपनी खुली आंखों से देखा है। खासकर कि जब हम खाना बनाते हैं। कई बार मैं खाना बनाती हूं तो कई बार मेरी बहन। अक्सर हम जब भी खाना बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे साथ में कोई खड़ा है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से कोई देख रहा है। और तो और कभी कभी तो उसे हमने अपनी आंखों से कमरे से निकलते हुए देखा है। वो कुछ काले लिबास में होता था और यकीन मानिए हवा से भी तेज गायब हो जाता था। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पर, क्योंकि जब हमने इस चीज के बारे में एक दूसरे को बताया तो यकीनन हम दोनों ही इस चीज से हैरान थे, क्योंकि हम दोनों के साथ सेम चीज हुई थी। जब हम कभी अकेले होते तो हमें ऐसा लगता कि जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो, या फिर कभी कभी किसी के सांसों की जोरों से आवाज आने लगती। खैर, ये सब होने के बाद ये सब चीजें यकीन में तब बदली जब भैया भाभी के कमरे में हम सोने गए। मुझे नहीं मालूम था कि हमें नींद में ऐसी हैरानी होगी। दिन के 12:15 बज रहे थे जब मैं अपनी गहरी नींद में ही थी। मैंने उस बीच देखा कि एक छोटी सी गुड़िया जितनी बच्ची अपने हाथों में गुड़िया पकड़कर मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो मेरे काफी करीब आ गई थी। उसी बीच अचानक मेरी आंखें खुल गई। यकीन कीजिए, मैं तो वहीं फ्रीज हो गई, क्योंकि सच कहूं तो जो बच्ची अब तक मेरे सपने में थी, इस वक्त वो हकीकत में मेरे सामने लेटी थी, ठीक मेरी नजरों के पास। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसी बीच मैंने अपने भाई को देखा। वो ठीक कमरे के बाहर खड़ा था, मुझे लगातार आवाज दे रहा था। मेरी नजर फिर बेड की तरफ पड़ी तो बच्ची वहां नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके उठी और भागकर अपनी अम्मी से लिपट गई। अम्मी ने पूछा क्या हुआ, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मेरी बहन शायद मुझे देखकर समझ गई थी कि मुझे क्या हुआ है। उसी बीच दोपहर में कुछ मेहमान घर पर आए। उस वक्त वो आगे वाले कमरे में थे। हंसी मजाक चल रहा था। मेरी बड़ी बहन काम करके थक चुकी थी तो उसने पीछे कमरे में जाने का सोचा। वो मुझसे कहकर गई थी कि वो आराम करने जा रही है। मैंने उसे हाँ कहा और वो तुरंत बेड पर लेट गई। उसे झपकी लगी ही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पैर पर हाथ लगा रहा है। तो उसने उस वक्त इग्नोर किया। उसके साथ ऐसा कई बार हुआ, लेकिन जब वो गहरी नींद में थी तो उसने ख्वाबों में ये देखा कि वो जिस बेड पर लेटी है वो जोरों से हिलने लगा। उसकी आंखें खुली तो खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो बेड सच में बहुत जोरों से हिल रहा था। वो ये सारी चीजें होते हुए देख रही थी। वो जब उस कमरे से निकली तो बहुत शांत थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं। मुझे लगने लगा कि शायद इसके साथ भी वही सब कुछ हुआ है। खैर, उसने इस बात को मुझे कुछ दिनों बाद बताया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और तो और ये बात मैंने और मेरी बड़ी दीदी ने किसी को नहीं बताई। सच कहूं तो आज भी
ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन हम दोनों ही नहीं जानते कि इन सब चीजों को हम दोनों ही क्यों महसूस कर पा रहे हैं। आखिरकार ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। बस मैं चाहती हूं कि इस हादसे को जो हमारे साथ एक्सपीरियंस है उसे आप लोगों तक अपनी आवाज के जरिए पहुंचाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं आपकी कहानियां रोज सुनती हूं और मैं आपकी एक सब्सक्राइबर हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आफरीन और उनकी बड़ी दीदी की कहानी। दोस्तों, मैं तो सिर्फ इनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बारे में अपने परिवार वालों को जरूर बताएं, क्योंकि कई बार कुछ परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर हम चाह कर भी नहीं बता पाते। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम लवप्रीत है और मैं पंजाब का रहने वाला हूं। जो बात मैं आप सबको बताने वाला हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। बात मेरे मामा ने मुझे बताई थी, जिसमें सब कुछ मामा की बेटी के साथ हुआ था। खैर, मेरी मामी एक टेलर है। एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके पास एक सूट लेकर आई और कहा कि इसे 1 हफ्ते में पूरा कर देना। मामी ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उस औरत ने कहा कि ग्रीन रंग का जग्गा और व्हाइट रंग की सलवार, साथ ही व्हाइट रंग की चुन्नी भी सिल देना। दोस्तों, बात कुछ और ही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो औरत कोई मामूली औरत नहीं है, वो एक जादू मंत्र करने वाली बुढ़िया थी। और तो और ऐसा सूट देने के पीछे भी उसका कुछ ना कुछ मकसद था। खैर, मेरे मामा जी जीसस को मानते हैं। उन्हें उस सातिर बुढ़िया के बारे में पता चल गया था। वो समझ चुके थे कि सूट के ऐसे रंग का मतलब था कि हरे रंग का झंडा और व्हाइट चुन्नी का मतलब एक तरह का कफन। उसका इतना शातिर दिमाग था, लेकिन मामा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने उस वक्त प्रे की और जीसस ने उन्हें उस औरत से बचा लिया। दोस्तों, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। वैसे मैंने कभी उस औरत को देखा नहीं था, लेकिन मुझे उसका नाम जरूर पता है। उसका नाम सत्या था। और तो और अब उस औरत का कुछ अता पता नहीं है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी लवप्रीत की कहानी। इनकी कहानी छोटी सी तो थी, मगर इसका जवाब अब आपको देना है। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के छोटे से कस्बे टिब्बी का रहने वाला हूं। मेरा नाम रोशन सिंह है। ये घटना 2022 की अप्रैल के महीने की है। तो ठीक मैं और मेरे दादा, जिनका नाम निरंजन सिंह है, हम दोनों दादा पोते बजरी का एक ट्रक अनलोड करके रात में गए थे। उसी बीच हम ट्रक का इंतजार करते हुए हम नहर के पुल पर बैठ गए, जबकि उस नहर को हमारे गांव के लोग डाकन नहर कहते थे। कहते हैं कि उस नहर में कई लोगों की डूबकर मौत हुई है। खैर, हम वहां पर बैठे हुए थे कि अचानक हमारे बैठने के बाद जोरों से आंधियां चलने लगी। साथ ही कुछ बूंदाबांदी शुरू हो गई। जब आंधी बंद हुई तो एक औरत काले कपड़े पहनकर हमारी तरफ बढ़ने लगी। साथ ही मेरे दादाजी को भूतों के बारे में पूरी नॉलेज थी। इसी कारण मेरे दादाजी ने कहा कि तुम मत हिलना, बस तुम मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करते रहना। मैंने वही किया और वो औरत नहर की दूसरी ओर खड़ी हो गई। उसी बीच हमारा ट्रक भी आ गया। ट्रक के ड्राइवर ने कहा कि जल्दी से ट्रक में बैठो। हम तुरंत बैठने जा ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई कि आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस यही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते अपनी चौथी कहानी की तरफ। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं फुकराबाद का रहने वाला हूं और ये कहानी है राजस्थान की। ठीक ये बात 2016 की है, जब मैं अपने पिताजी के संग सिलाई का काम सीख रहा था। उस वक्त हमारी फैमिली भी वहां रहती थी। हम सुबह काम पर 8 बजे जाया करते थे और ठीक रात के 10 बजे
सब काम बंद करके अपने घर चले जाते थे। मेरे पिताजी फैमिली के साथ सोया करते थे, पर मैं कंपनी में ही सो जाया करता था। खैर, एक बार की बात है, यह हादसा मेरे दोस्त के साथ हुआ जिसका नाम निहाल है। वो अक्सर देर रात तक मूवी देखा करता था। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक रात वो मूवी देखते देखते सो गया। थोड़ी देर बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बात मुझे आज भी अच्छे से याद है, क्योंकि उस रात को वो सोते हुए अचानक बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर हम सभी डर गए। हमने उससे तुरंत पूछा कि क्या हो गया। कहने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे सीने पर काले कपड़ों के साथ कोई बैठा है। मैं बस चिल्ला नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं जोर से चिल्लाया। हमने कहा कि भाई ये तेरा वहम होगा। हमने जैसे तैसे करके समझा बुझाकर उसे सोने को कहा, तब जाकर कहीं उसे नींद आई। अगले दिन उसने ये बात अपने घर वालों को बताई। फिर उसके घर वालों ने एक हाफिज को बुलाया। हाफिज जी ने पानी पढ़कर दिया और कहा कि इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना। दोस्तों, ऐसा करने के बाद उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बस मैंने इतना ही तो किया था कि मैंने उसको दिए हुए पानी को थोड़ा थोड़ा मैंने भी पिया था, लेकिन उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरे साथ होने वाला है। खैर, मैंने भी सेम उसकी तरह ही देखा। मैंने देखा कि सामने एक लड़की ब्लैक कपड़ों में खड़ी थी। वो मुझे लगातार घूरे जा रही थी। वो ठीक मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। दोस्तों, सच कहूं तो उस समय जब हमारे साथ कोई लड़की नहीं थी तो वो लड़की कहां से आई? मुझे ये देखकर डर लगने लगा। मैं बहुत तेजी से चिल्लाया और मेरी आवाज सुनकर सब लोग मेरे पास आ गए। उस बीच वो लड़की गायब हो गई थी। मैंने ये बात जब सबको बताई तो सब के सब बहुत डर गए, क्योंकि सेम यही सब चीजें पहले भी हो चुकी थी। सब के सब बेहद डरे हुए थे। पर जैसे तैसे रात गुजरी। इसके अगले दिन हमने एक मौलाना को बुलाया। मौलाना ने हमारी कंपनी में कुछ चीजें रखी और कुछ पढ़ने लगे। दोस्तों, उनके कुछ कुछ बोलने से ही तभी वहां कुछ ऐसा हुआ कि हम बहुत ज्यादा डर गए। वहां पर उस वक्त अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। आवाजें कुछ अजीब सी थी, जैसे कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना जी लगातार कुछ से कुछ पढ़ते रहे और हमारी कंपनी में पानी का छिड़काव करते रहे। इसके बाद उन्होंने जो हमें बताया वो सुनकर हम चौंक गए। उन्होंने कहा कि जब तुम वॉशरूम कर रहे थे तब ठीक वो आत्मा वहां बैठी थी और कुछ छींटे उसके ऊपर चले गए। इसी वजह से वो गुस्सा हो गई। दोस्तों, हम सब ने तुरंत ही माफी मांगी और कहा कि आज के बाद हम गलत तरीके से कुछ नहीं करेंगे। सच कहूं तो ये सब करने के बाद ही तब से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे वॉशरूम करने से, जो कि अक्सर सब लोग यूज करते हैं, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमन की कहानी। दोस्तों, नहीं मालूम कि इनकी फैक्ट्री का रहस्य क्या है। अब इन्होंने कब और किस समय ली, ये तो वही जाने। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीरज चौधरी है। मैं महेश आर्या जी का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये कहानी वो आप सबके साथ शेयर जरूर करेंगे। ये कहानी मेरे नाना जी के साथ हुई है और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे नाना जी का घर झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। उन दिनों मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के पास गया हुआ था। अप्रैल का महीना था। मैं करीब शाम के 4 बजे अपने नाना जी के पास पहुंचा। मेरे नाना जी और नानी जी घर के आंगन में बैठे हुए थे। इसके बाद हम लोग सब घर के अंदर गए। मैंने फ्रेश होकर खाना खाया और टीवी देखने लगा। उस वक्त शाम के 6:45 हो रहे होंगे। नाना जी ने कहा कि मैं रात के लिए चिकन लेकर आता हूं। वो इतना कहकर निकल गए। उनको गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंचे थे।
थोड़ी देर में नानी जी ने कहा कि उनको गए हुए 1 घंटा हो गया है, अभी तक नहीं आए। इतना कहकर नानी पास के एक भैया के पास गई। उन्होंने कहा कि बेटा मेरा एक काम करोगे? भैया ने कहा हाँ बोलिए। नानी ने कहा कि तुम्हारे बड़े पापा अभी तक नहीं आए, वो बाजार चिकन लाने के लिए गए थे, क्या तुम एक बार जाकर देख सकते हो? भैया ने कहा ठीक है। भैया की बात सुनकर मैंने अपनी नानी जी से कहा कि नानी जी मैं भी भैया के साथ जाऊंगा। इस बात पर मेरी नानी ने कहा ठीक है जाओ। इसके बाद मैं और मेरे भैया बाजार के लिए निकल गए। हम सभी लोगों के घर के कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा शमशान है। वहां से गुजरते टाइम मैंने देखा कि मेरे नाना एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। उनके सामने करीब 14 साल का एक छोटा बच्चा नाच रहा था। ये खौफनाक नजारा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ये बात भैया को बताई। भैया ने कहा कि चलो यहां से घर चलते हैं। दोस्तों, घर जाकर मैंने ये सारी बात नानी जी को बताई। नानी जी और मेरे परिवार के बाकी सदस्य बहुत ज्यादा डर गए। नानी जी तुरंत आसपास के सभी पड़ोसियों के पास जाकर मदद मांगने लगी। आखिरकार कुछ लोगों ने मदद की। सभी मिलकर कुछ न कुछ अपने हाथ में लेकर तलवार, कुल्हाड़ी, लोहे और बाकी कई सामान सब इकट्ठा कर उस जगह पर पहुंचे। वहां जाते ही सबने यही देखा कि बात तो बिल्कुल सच है। सबने बड़ी होशियारी से काम लिया। उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने मेरे भैया के मोबाइल पर माता रानी का सॉन्ग बजाया। ये सुनकर वो जो नाचता हुआ बच्चा था, उसके सर से अचानक काफी तेज आग का फव्वारा निकला। इसके बाद वो बच्चा अपने आप वहां से शमशान के अंदर दौड़ लगाकर भागा। सबने मिलकर नाना जी को उठाया। नाना जी एकदम नाजुक होश में आ गए। नाना जी ने कहा कि मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ एक बस्ती हो गई थी। सबने सादे कलर के कपड़े पहने थे और सबकी नजर मेरे ऊपर ही थी कि तभी अचानक एक बच्चे ने आकर मेरे पैरों को पकड़ लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने वार किया हो। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। दोस्तों, इसके बाद नाना जी को एक मौलवी जी के पास लेकर गए। मौलवी जी ने कुछ पढ़ा और नाना जी के ऊपर कुछ छींटे मारे। बाद में नाना जी को मिलकर सब घर ले गए। दोस्तों, नाना जी अब ठीक है। और तो और ये मेरे गांव की एक सच्ची घटना है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमन की कहानी जो कि उनके नाना जी के साथ हुआ था। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 7वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी नीरज चौधरी की कहानी जो कि उनके नाना जी के साथ घटी थी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। आइए चलते हैं अपनी 7वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम टीना है। ये कहानी मेरी दीदी की देवरानी की है। जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले की बात है ये। वो उस समय दिल्ली में रहती थी, लेकिन सिर्फ काम की वजह से। वैसे उनका घर कानपुर में है। खैर, एक दिन वो अपने ऑफिस के काम से घर जा रही थी। और आपको तो पता ही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे उतारा किया जाता है आत्माओं का और चौराहे पर रख दिया जाता है। बस उनकी देवरानी ने गलती से उसको लांग दिया और फिर वो जैसे ही घर पहुंची तो उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना बढ़ गया था कि कभी वो अपना सर पटकती तो कभी हाथ पैर। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने हाथ की नस भी काट ली। इन सब चीजों के बारे में जब उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे घर आने के लिए कहा। उनके घर वाले एक पंडित को जानते थे जो कि इन सब चीजों को ठीक कर सकते थे। वो समय उनके लिए बहुत मुश्किल था। बाकी क्या था, उन्होंने तुरंत ही कानपुर की टिकट करवाई, लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई। पर खैर, वो दूसरी ट्रेन से जब कानपुर आए तो वो पंडित जी पहले ही तैयार बैठे थे। खैर, जैसे ही उनकी देवरानी वहां पहुंची तो उस आत्मा ने कहा कि तू यहां से उसके पास पहुंचकर तो दिखा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। लेकिन उनकी देवरानी ने कहा कि तुझे जो करना है कर ले, मैं वहां पहुंचकर रहूंगी। जैसे तैसे उनकी देवरानी पंडित जी के पास पहुंची। वो जैसे ही गली के बाहर पहुंची तो वो आत्मा अचानक गायब हो गई। बस फिर जब वो उनके पास पहुंची तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि किस वजह से
वो आत्मा उनके शरीर पर आई थी। उन्होंने उनको एक काला धागा दिया और 3 दिन तक बांधने को कहा। बस इसके बाद से ही वो एकदम ठीक हो गई। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रीति, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं अभी नर्सिंग GDA कर रही हूँ और जो घटना मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ ही घटी एक सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं 6th क्लास में थी। मैं थोड़ी बदमाशी किया करती थी क्योंकि मैं थोड़ा चंचल नेचर की थी और साथ ही जिद्दी भी। दोस्तों, मेरी एक पुरानी आदत थी और वो ये थी कि जब क्लासेस नहीं होती थी तो मैं अपने बेंच के ऊपर खड़ी होकर नाचा करती थी। ऐसे ही एक दिन मेरी मैथ्स वाली टीचर क्लास लेने नहीं आई तो मैं बेंच पर खड़े होकर चिल्लाने लगी। मेरे साथ मेरी पूरी क्लास भी मस्ती करने लगी। मैं बता दूं, मैं विंडो के पास बैठी थी। मेरे ठीक विंडो के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस वक्त अचानक से मेरी नजर उस पीपल के पेड़ पर गई। मैंने देखा कि उस पेड़ की डालियों पर एक छोटा सा मटका बंधा हुआ था। ये बात मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई। उसने मुझसे कहा, नीचे उतर जा, नहीं तो टीचर देख लेंगे। इसके बाद मैं नीचे अपने बेंच पर बैठ गई, पर न जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार उस मटके पर जा रहा था। मुझे देखना था कि उसमें ऐसा क्या है जो यहां इस तरह लटका हुआ है। खैर, जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं सीधे स्कूल के पीछे उस पीपल के पेड़ के पास गई। मैं लगातार 2-3 मिनट से उस मटके को ही देख रही थी। फिर मैंने पीपल के पेड़ पर जो डालियां होती है उस पर खड़े होकर अपनी पानी की बोतल से उस मटके को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, जिसके बाद वो मटका नीचे गिर गया। मुझे ऐसा करते देख मेरे कुछ फ्रेंड मुझे डांटने लगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुझे घर नहीं जाना क्या, चल जल्दी, कोचिंग क्लास भी जाना है। मैं चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। घर जाके थोड़ा आराम करके कोचिंग क्लास के लिए निकल गई। क्लास में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैं चुपचाप सर से बोलकर घर आ गई। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि इतनी जल्दी आ गई। मैंने माँ से कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ ने कहा कि पीरियड्स में ऐसा ही होता है, तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं आराम करने के लिए बेड पर चली गई। दोस्तों, जाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी छोटी बहन ने मुझे खाना खाने के लिए उठाया तो मैंने कहा, समय कितना हो रहा है? बहन ने कहा, 9 बज रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैंने खाना खाया और फिर सोने चली गई। जब मैं मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगी और स्कूल भी गई तो अचानक क्लासरूम में मेरे पेट का दर्द बहुत ज़्यादा तेज हो गया। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं रोने लगी। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी को कांटेक्ट किया। थोड़ी देर बाद पिताजी मुझे लेने आए। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर को भी बुलाया गया। डॉक्टर आया, दवाई दी, जिसके कुछ दिनों तक मैं थोड़ी ठीक हुई। लेकिन एक अजीब बात थी, मेरे पीरियड खत्म ही नहीं हो रहे थे। 7 दिन हो चुके थे। मेरा शरीर पूरा सूख चुका था। एक दिन रात को फिर से वही पेट का दर्द बहुत ज्यादा होने लगा। मुझे उल्टियां, मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी माँ रोते हुए बोलने लगी कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। घर वाले तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और वहां 3 दिन रखा गया। इसके बाद हम फिर घर आ गए। घर पर मेरे कुछ रिश्तेदार मुझे देखने आए। मेरी एक बुआ भी देखने आई, उनके साथ उनकी सास भी। जो मेरी बुआ की सास थी वो पूजा पाठ ज़्यादा करती थी। वो ठीक काली माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वो मुझे देखते ही समझ गई कि ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है। माँ ने पूछा कि मेरी बेटी कैसे ठीक होगी और रोने लगी। बोलते बोलते मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मैं उनकी सारी बातें सुन रही थी। मेरी बुआ की सास ने कहा कि पूजा करनी होगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने जैसा जैसा कहा मेरे घर वालों ने वैसा वैसा ही किया। उस वक्त उन्होंने काली माँ का भजन लगा दिया। थोड़ी देर में काली माँ उनके ऊपर आ गई और मुझे बुलाया गया कि इधर आ तू। मैं आराम से बेड पर लेटी हुई थी। माता ने फिर से कहा, आएगी कि नहीं? रुक, मैं ही आती हूँ। दोस्तों, जैसे ही माता मेरे पास आने के लिए खड़ी हुई तो जो मैं लेटी हुई थी एकदम से उठकर बैठ गई। माता ने सीधा मेरे बाल पकड़े और बोली, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बेटी को? जहां से आया है वहीं वापस चला जा। दोस्तों, अचानक मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज आई जिसने कहा कि इसने मेरे पिंडदान का मटका गिरा दिया था।
मैं इसीलिए इसके ऊपर आ गया हूं। माता ने कहा कि बच्ची को जाने दे। सच कहूं तो जो कोई भी मेरे अंदर था वो बोले जा रहा था। उसने कहा मेरा एक स्थान है, वो मटका उसे वहां रखना होगा, मैं तभी इसको माफ करूंगा। इसके बाद मेरे पिताजी ने वही किया, जिसके बाद मेरी तबीयत ठीक होने लगी और आज मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी प्रीति की कहानी। इन्होंने अपनी कहानी के बारे में जो कुछ भी बताया बड़ा ही भयावह था। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि इस तरह की गलतियां बिल्कुल ना करें। जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जिसका भुगतान आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी उठाना पड़ता है। पर खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम रूही झा है। मैं जमशेदपुर के बगबेरा से हूं। सबसे पहले तो मैं महेश सर को धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मेरी कहानी को पिछली बार आपके सामने भेजा। इसी तरह ठीक दोस्तों, आज की कहानी मेरे पिताजी की है। जब मैं 6 साल की थी, उस समय मैं अपने साथ उड़ीसा में रहती थी। एक बार समर वेकेशन में मैं, मेरी माँ और छोटा भाई गांव गए थे। मेरे पिताजी उस वक्त उड़ीसा में अकेले थे, क्योंकि उनको उनकी जॉब से छुट्टी नहीं मिली थी। एक दिन की बात है, वो रात के तकरीबन 9-10 बजे घर आ रहे थे। उस वक्त उनकी गाड़ी उनकी कंपनी में ही खराब हो गई थी, इसीलिए वो पैदल ही घर आ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे घर से पिताजी की कंपनी ज्यादा दूरी पर नहीं थी। खैर, जब वो आ रहे थे तो हाईवे से पहले एक रास्ता आता था, जिसके एक तरफ सिर्फ खेत ही खेत पूरा खाली था और दूसरी तरफ जंगल थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिताजी उस समय पैदल आ रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। उन्होंने जब जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पर खैर, उस वक्त वो आगे बढ़ने लगे। उसी बीच उनको एहसास हुआ कि जैसे कोई उनके साथ चल रहा है, लेकिन देखने पर कोई नहीं दिखता। दोस्तों, मेरे पिताजी बहुत डरते हैं, और तो और मेरे पिताजी को अंधेरे में रहने से डर लगता है। खैर, जब वो चल रहे थे तो उनको एक शैडो दिखाई दी, जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पर पिताजी जल्दी जल्दी आगे बढ़े और मेन रोड पर आ गए। जब उन्होंने देखा कि मेन रोड पर बहुत से लोग और गाड़ियां चल रही हैं, तब जाकर उनको राहत मिली। इसके बाद वो फ्लैट पर पहुंचे और फ्रेश होकर सोने गए। सोते सोते अचानक उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका सर कोई सहला रहा हो। आंखें खोलने पर कोई नहीं था, पर जैसे ही वो आंखें बंद करते तो उन्हें दोबारा वैसा ही लगता। खैर, उस वक्त वो नींद में थे तो उन्हें अच्छा लगने लगा। ऐसे ही 2 दिन बाद अचानक उनको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई उनके ऊपर बैठकर उनका गला दबा रहा है। ये सोचकर वो एकदम से चिल्लाए। जैसे तैसे वो उठे और अपने फ्रेंड को कॉल किया। उनके फ्रेंड मेरे पिताजी के पास पहुंचे और रात भर उनके साथ रहे। इसके 2 दिन बाद हम सभी लोग भी वहां पर आ गए, लेकिन हमारे वहां पहुंचने के बाद पिताजी का बिहेवियर चेंज हो गया। वो बात बात पर हम पर गुस्सा करने लगे, चिल्लाने भी लगे, यहाँ तक कि वो मेरी माँ और हम दोनों भाई बहनों को मारने भी लगे। इन सब चीज़ों से परेशान होने के बाद माँ एक बाबा के पास गई। बाबा ने बताया कि जब वो काम से घर आ रहे थे तो एक अनजानी शक्ति उनके पीछे पड़ गई। बाबा ने एक रुद्राक्ष की माला दी। उन्होंने कहा इसे अपने पति के गले में डाल देना, साथ ही ये अंगूठी भी पहना देना। दोस्तों, ये दोनों चीजें जब पिताजी को पहनाई गई तब जाकर कहीं पिताजी नॉर्मल हुए। सच कहूं तो पिताजी आज भी वो रिंग पहने हुए हैं और वो रुद्राक्ष की माला अभी कुछ दिन पहले ही टूट गई तो रखी हुई है। इसी तरह एक कहानी और मेरे पास है। वैसे तो मेरे पास बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये मेरे गांव के एक लड़के के बारे में है, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था। दोस्तों, वो गांव में सबसे पढ़ने में तेज था और ये बात करीब 10 साल पहले की है। एक बार ऐसे ही वो रात में अपने आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि तभी अचानक बहुत जोर का भूकंप आया। सबके सब भागकर बाहर खुले में आ गए। ठीक वो भी भाग ही रहा था कि अचानक एक बड़ा सा पिलर उसके ऊपर गिर गया, जिसके बाद वो वहीं दबकर मर गया। दोस्तों, जब सब कुछ शांत हुआ और सुबह जब उसके परिवार वाले उसे ढूंढने लगे तो उनकी बहन ने कहा कि हो सकता है भैया अपने दोस्त के पास चले गए होंगे। वहां के हालात देखने
सब अपने घर वापस गए और सफाई चालू की। उसी बीच बहन ने देखा कि पिलर के नीचे ब्लड आ रहा है और वहां पर एक तौलिया भी था। दोस्तों, वो वही तौलिया था जिसे ठीक उसके भाई ने गले में डाल रखा था। खैर, जब वो पिलर हटाया गया तो सब के सब देखकर डर गए। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा वहां जाके देखने की, पर आखिरकार घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। सब कुछ होने के कुछ दिन बाद मेरे घर के बाहर बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे। मेरी माँ ने देखा कि एक छाया इधर से उधर भाग रही थी, जिसके पीछे करीब 10 कुत्ते पड़े हुए थे। वो छाया सबको बहुत परेशान कर रही थी, जैसे कि अगर कोई बाहर सोया होता तो उसको जमीन पर सुला के खुद खटिया पर सो जाता, नींद में लोगों को थप्पड़ मारता। सब लोगों ने परेशान होकर आखिरकार उसके घर वालों को कहा। उसकी वजह से लोगों ने बाहर सोना भी बंद कर दिया। इसके बाद लड़के की फैमिली ने उसके नाम से पूजा कराने के लिए गया चली गई। वहां के पंडित ने कहा कि अकाल मृत्यु की वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, पर उन्होंने अपनी पूजा करवाई और उसके नाम से दान करवाया। पर कहीं ना कहीं वो आत्मा बहुत ही जिद्दी थी। जब सब कुछ खत्म हुआ तो उसके परिवार वाले गांव वापस आए, लेकिन किसे पता था कि उनके साथ साथ उस लड़के की आत्मा भी वापस आ गई है। उसने दोबारा कुछ दिन ऐसे ही परेशान किया, फिर धीरे धीरे जाके ये सब कुछ बंद हो गया। अब धीरे धीरे लोग रात को बाहर भी सोने लगे हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह एक कहानी मेरी मम्मी की कजन ब्रदर की है। जब वो 10 या 11 साल के थे, उस वक्त उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे कि आज वो हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि मेरी माँ और भाई के घर के बीच में एक घर और था, जिसमें उस घर के लोग बहुत कम रहते थे। और तो और अब भी वो बहुत कम ही गांव आते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। वो घर अक्सर ऐसे ही खाली सा रहता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कुत्ता था जो कि पता नहीं कहां से एक पोटली लेकर आया और उस खाली घर के सामने फेंक दिया। दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा, गांव के आंगन सब ऐसे ही खुले रहते हैं और उस समय कोई डर भी नहीं होता था। खैर, ऐसे ही खेलते खेलते मम्मी का कजन वो उस पोटली को अपने घर ले गया और अपनी माँ को दिखाने लगा। उनकी माँ समझ गई कि वो जादू टोना वाली पोटली है। उन्होंने तुरंत उसको फेंक दिया और ठीक उसी रात उनके दादाजी बाहर चौकी पे सोए हुए थे, तो आधी रात को उस लड़के को टॉयलेट लगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब मौत आती है तो उस टाइम सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो ठीक माँ के भाई ने अपने दादाजी को उठाया कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो उन्होंने कहा कि ये साइड में कर लो, ज़्यादा दूर मत जाना। लेकिन दोस्तों, उसने पूरा रास्ता क्रॉस किया और सामने जो खेत था उसमें चला गया। उसने जैसे ही टॉयलेट खत्म किया और वापस घूमा तो देखा कि एक आदमी काले भेष में उसके सामने खड़ा था। वो कोई जानवर नहीं था, लेकिन अंधेरे के कारण उसे वो ठीक से नहीं देख पाया। खैर, जैसे ही वो अपने घर आया तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो अचानक चिल्लाने लगा। घर में सब उठकर उसके पास आ गए। वहां पर काफी लोग जमा हो गए। उसी बीच उनकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ। उनके बेटे ने बस इतना ही कहा कि माँ, मैंने पारा देखा। इसके बाद उसे उल्टी हो गई, आंखों की पुतलियां भी एकदम गायब हो गई। यकीन मानिए, आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी और वो कुछ ही देर में चल बसा। दोस्तों, मेरी नानी के ऊपर उस समय भ्रम आते थे, लेकिन उस दिन बहुत बुलाने पे भी वो नहीं आई। जब कुछ दिन बाद वो आई तो उन्होंने कहा कि मेरी पूजा ठीक से नहीं होती, इसीलिए मैं अब कमजोर हो गई हूं। उसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। उस काले जादू ने मुझे भी बांध दिया था। कमजोरी के कारण मैं यहां आ नहीं पाई। दोस्तों, बस यही थी ये कहानी। दोस्तों, देखा आपने, सब कुछ एकदम से खत्म हो गया। कभी कभी हम चाहकर भी किसी को बचा नहीं पाते। भगवान उसकी आत्मा को शांति दी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है मुझे आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स तो जरूर ही कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।